हेलो 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 बडीज। तो बेसिकली आज मैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस लेकर आया हूं। तो बेसिकली आज करने क्या वाले हैं, आज हम करने वाले हैं कि अपनी जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसको इतना ज़्यादा डेप्थ में एनालाइज कर लेंगे कि आपको ये पता लग जाएगा कि हमारे जो बचे कुछ दिन रह गए हैं, ठीक है, बचे कुछ दिन का मतलब वो वाले बचे कुछ दिन नहीं, अरे भैया जो पेपर के बचे कुछ दिन रह गए हैं उनमें हम किस टॉपिक में हमें कितना एफर्ट्स डालना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं आप उन टॉपिक्स में एफर्ट्स डाल रहे हैं जिनसे क्वेश्चन बनते ही नहीं है या फिर क्वेश्चन कभी आए ही नहीं है, या आए हैं तो 20 साल में एक बार आया है। तो इससे बेटर है कि हमें अगर कोई बता दे कि भैया लास्ट कुछ सालों में इस जगह से ये क्वेश्चन इस तरीके से आया है, तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि बड़ी आगे क्वेश्चन कैसे आने वाला है। क्योंकि देखो कोई भी एग्जामिनर आउट ऑफ द बॉक्स जाने का एक्सपेरिमेंट या एडवेंचर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक दिन बताया भी था, क्योंकि जब आपका क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है तो क्वेश्चन पेपर कोई आपका एक बंदा नहीं बनाता है, मल्टीपल टीचर्स होते हैं जो अपने अपने क्वेश्चंस देते हैं, उनसे हम क्वेश्चन पिक करते हैं। तो जब हम क्वेश्चन पिक कर रहे होते हैं तो सीन ये होता है कि जो मेन बंदा है जो क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा होता है वो ये देखता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए जिसपे बाद में बवाल बचे और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बच्चे यहाँ पहुँच जाएं, उनकी बेइज्जती हो। तो एडवेंचर और आउट ऑफ द बॉक्स तो वो भी नहीं जाते, ठीक है। तो वो भी पैटर्न को वो ही फॉलो करते हैं जो कुछ सालों से उनके पूर्वज पुराने वाले टीचर्स जो क्वेश्चन पुट अप करते थे उन्हीं क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ के उसी क्वेश्चन लेवल क्वेश्चंस देते हैं। तो बेसिकली आज चलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री को बिल्कुल डेप्थ में जाके एनालाइज कर लेते हैं कि ये क्या कहने वाले हैं। चलो आओ, इंटरेस्टेड हो? ठीक है, मजा आ रहा है, चलें आओ। देखो अब सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में आपके चैप्टर कौन कौन से हैं और उनका कहाँ यूज आता है पूरी केमिस्ट्री में वो समझो। देखो सबसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। मैं बोलूँगा केमिस्ट्री का अगर कोई बेस है, सबसे बेसिक चैप्टर कोई है तो वो यही है और सबसे इंपॉर्टेंट है। बेस क्लियर तो सब क्लियर, बेस नहीं क्लियर तो कुछ नहीं क्लियर। तो वो कह रहा है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, फाउंडेशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। द केमिस्ट्री में अपियर टू हैव ओनली फ्यू क्वेश्चंस, दिस चैप्टर में अपियर टू हैव ओनली फ्यू क्वेश्चंस, इट्स कॉन्सेप्ट्स आर एम्प्लॉयड टू क्रिएट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। मतलब वो कह रहा है कि हो सकता पेपर में आपने पाए हो कि कुछ सालों में बहुत लिमिटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इनसे बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, पर इसका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का मतलब है ऑल चैप्टर में जो इनका यूसेज है इस चैप्टर का वो बहुत ज़्यादा है। बताओ सबको समझ में आया? पक्का? चलें आगे। अब वो कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो आपसे बात कर रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। अब वो क्या कह रहा है? इट्स प्रिंसिपल्स इज अप्लाइड इन बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। देखो फिजिक्स में भी आप एटम्स के बारे में पढ़ते हो, तो अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं मालूम तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। उसके बाद क्या कह रहा है? सो टू कीप इट विल हेल्प यू टू गेन 20 मार्क्स इवन इफ 2 क्वेश्चंस कम फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। वो कह रहा है अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में 2-2 क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप यहाँ से ऑलमोस्ट 16 से 20 नंबर ईजिली लेके जा सकते हो, ठीक है। इक्विलिब्रियम ये अपने आप में बहुत लंबा चैप्टर है, इट्स ए लेंथी चैप्टर। द मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आर सिंपल एंड फॉर्मूला बेस्ड। वो कह रहा है जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं बड़ी वो एक तो सिंपल होते हैं पर सीधे फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट मेमोराइजिंग द फॉर्मूला इज एसेंशियल। वो कह रहा है ठीक है फॉर्मूले को समझ लो पर फॉर्मूले को याद करना भी इनमें जरूरी है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स ये वो चैप्टर है जो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ते हो और दोनों में इसके ऑलमोस्ट कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट छोड़ के, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्क डन वाला छोड़ दें, ऐसे कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट छोड़ के बाकी पूरा चैप्टर सेम चलता है, चाहे फिजिक्स का हो चाहे आपका केमिस्ट्री का हो, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके लिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया। अब वो कह रहा है नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर। वो कह रहा है इट इज़ अ शॉर्ट एंड हाई स्कोरिंग चैप्टर। क्या छोटा और हाई स्कोरिंग चैप्टर है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूलेज में और इनके फॉर्मूले रिमेंबर रखना या याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन सॉलिड स्टेट, क्या बोल रहा है सॉलिड स्टेट को? कंसिडर द टॉपिक दैट आर बीइंग रेज्ड एज क्वेश्चंस
कोऑर्डिनेशन नंबर, डेंसिटी एंड सो ऑन। वो कह रहा है इसमें बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर, डेंसिटी, ठीक है। बाकी अभी डेप्थ में आगे और देख लेंगे। सॉल्यूशन, वो कह रहा है इस चैप्टर को पहले पढ़ने से आपको मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइकोमेट्री के बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है और इसके कॉन्सेप्ट्स आपके कहाँ से मिलते हैं, इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अगर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपने सॉल्यूशन आपका आधे से ज़्यादा कवर हो जाता है। अब वो कह रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो कह रहा है इट इज़ क्रिटिकल टू मेमोराइज फॉर्मूला, नस्ट इक्वेशन, सेल्स एंड सो ऑन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ सबको समझ में आई? पक्का पक्का सबको समझ में आई? ठीक है, चलें आगे। चलो तो अब देखो, अब अपना आता है 12th का क्या, केमिकल काइनेटिक्स। अब आप केमिकल काइनेटिक्स को देखो तो ये चैप्टर पूरा का पूरा फॉर्मूला से मिलके बना है। इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं पर फॉर्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड वाली ऑर्डर के रिएक्शंस के, या थर्ड ऑर्डर चलो कम आता है, जीरो ऑर्डर ज़्यादा आता है, तो इनके हमारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कंसंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट सच एज ऑर्डर्स, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, टाइम पीरियड्स एंड सो ऑन। टाइम पीरियड का मतलब हाफ टाइम, ब्ला ब्ला, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब वो कह रहा है सरफेस केमिस्ट्री, वो कह रहा है बिकॉज दिस इज अ थ्योरेटिकल चैप्टर, कांस्टेंट अपडेटिंग इज रिक्वायर्ड। यहाँ कांस्टेंट अपडेटिंग का मतलब क्या है बच्चा? कांस्टेंट अपडेटिंग का मतलब है कि लगातार आपको कुछ दिनों में इसको रिवाइज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, वरना आप भूल जाओगे। कह रहा है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर एग्जाम्पल आर अ पॉपुलर टॉपिक फॉर द क्वेश्चन। मतलब कह रहा है एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म अपने आप में इसका एक पॉपुलर टॉपिक है, जिसको तभी हम देखेंगे डेप्थ में क्या आया है। अब कह रहा है लास्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का रिडॉक्स, दिस इज अ वेरी थ्योरेटिकल चैप्टर, देयर आर फ्यूअर डायरेक्ट क्वेरीज या क्वेश्चंस, अप्लाइड क्वेश्चंस आर ड्राइव्ड फ्रॉम कॉन्सेप्ट दैट आर लिंक्ड। वो कह रहा है रिडॉक्स से ना डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, पर सवाल ये है कि रिडॉक्स बिना पढ़े आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो नहीं पढ़ पाओगे, तो बेसिकली आपको इनडायरेक्ट वे में रिडॉक्स को पढ़ना ही पड़ेगा, और उसका एप्लीकेशन आप कहाँ अप्लाई करोगे, या एप्लीकेशन कहाँ देखोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखोगे, ठीक है। चलें, अब वो कह रहा है चलो चैप्टर वाइज, एक एक चैप्टर वाइज बिल्कुल डेप्थ में जाके इससे डिटेल्ड तुम्हें एनालिसिस कहीं नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो डेप्थ में जाके देख लेते हैं कहां से क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन हम देखेंगे दो तरीके से, कि जो पिछले कुछ सालों से एनटीए पेपर बना रहा है वो एनटीए कहां से क्वेश्चन दे रहा है लगातार, और उससे पहले सीबीएसई कहां से क्वेश्चन दे रही थी, तो दोनों हम कंपेयर कर लेते हैं। आ जाओ, वो कह रहा है सबसे पहले बात करें अगर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की, ठीक है। तो कह रहा है जब नीट पेपर लेती थी, जब नीट का पेपर सीबीएसई कंडक्ट करती थी, कब 2015, 16, 17, 18, जब तक हमारा सीबीएसई नीट का पेपर लेती थी, तब क्वेश्चन कहाँ से आते थे? आपके क्वेश्चन आते थे मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मासेस, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन से। तो 2015 में एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, तो ये तो आपका हो गया मेन टॉपिक, ठीक है, सब टॉपिक, और ये आपके हैं मेन टॉपिक, ठीक है। तो मैं दोनों लिखा हुआ है कि आपके मेन टॉपिक में भी किस सब टॉपिक से आपका क्वेश्चन आया है, तो वहां से सीधा एक क्वेश्चन आया है कब, 2015 में। आप देखोगे 2016 और 2017 में बड़ी पूरा खाली छोड़ दिया, किसको? सीबीएसई ने मोल कॉन्सेप्ट से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया। अगेन 2017 में परसेंटेज कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर फिजिकल फॉर्मूला, मोलर कॉन्सेप्ट्स और स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन से क्वेश्चन आए। कितने? 2 क्वेश्चन आए। मतलब ये सारे टॉपिक जब आपके कवर होंगे तब आप ये 2 क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। तो इनका जो मेन टॉपिक था वो क्या था? इंपेरिकल फॉर्मूला और मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के अंदर आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गई। पर जब से बड़ी नीट आया है, नीट में जब से एनटीए आया है, कब से? 2019 से। तो 19, 20 और 21 अगर आप गौर करोगे तो हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है। तो यहां से एक चीज हमको साफ साफ पता लग रही है कि भैया इस साल भी इससे क्वेश्चन आने वाला है, डायरेक्ट क्वेश्चन। एप्लीकेशन किसी और चैप्टर में यूज होगी, वो होगी, यहां से सीधा एक क्वेश्चन आएगा। अब 2019 में देखो मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मासेस और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से एक क्वेश्चन आया है भाई साहब। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से 2 क्वेश्चन आ गए, एक मोल कॉन्सेप्ट से और एक डेल्टन लॉ से 2 क्वेश्चन आए हैं 2020 में, और 2021 में फिर एक क्वेश्चन आ गया परसेंटेज कंपोजिशन, इंपेरिकल फॉर्मूला और सिग्निफिकेंट फिगर से एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब आप सोच रहे हो सर
परसेंटेज कंपोजिशन और सिग्निफिकेंट फिगर से कैसे एक क्वेश्चन बन गया? अरे बड़ी, पेपर के सेट्स बनते हैं ना, तो पेपर के सेट्स बनते कैसे हैं, वो ये बोल देते हैं कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन डालना है। अब मान लो ए सेट में आ गया किससे? परसेंटेज कंपोजिशन से, और सेट बी में आ गया सिग्निफिकेंट फिगर से। तो बेसिकली दोनों पेपर में है तो एक एक क्वेश्चन, पर दोनों क्वेश्चन एक तरह से आ गए। बात समझ रहे हो? चलें आगे। चलो अब चलते हैं कहां पे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में चलें तो जब सीबीएसई पेपर लेता था तो 2015 में इसने कोई क्वेश्चन नहीं दिया, ठीक है। 2016 में इसने क्वांटम मैकेनिक्स से एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, क्वांटम मॉडल के ऊपर, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया जो कि आपको कहाँ मिलेगा? क्वांटम नंबर्स या डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अंदर एक क्वेश्चन आया वहाँ से। अगले साल फिर आया बोर्स मॉडल ऑफ एच एटम से, फिर एक क्वेश्चन आया, ठीक है। ये आपको कहाँ से मिलेगा? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ से, जब आप पढ़ोगे तब। फिर मोर मॉडल से ही अगले साल फिर क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन। तो सोचो हर साल बड़ी, अगर आप गौर करोगे तो एक क्वेश्चन आ ही रहा है। कहां से? इस चैप्टर से, और खास कर किससे? बोर मॉडल ऑफ एच एटम से क्वेश्चन आ ही रहा है। तो समझ लो किसको तुम्हें इस साल भी पढ़ना है। पर चौंकाने वाली बात तो ये रही कि जब एनटीए ने पेपर लेना चालू किया, तो अगले साल फिर क्वेश्चन आया। कहां से बड़ी? फिर क्वेश्चन आया बोर मॉडल ऑफ एच एटम से। कितने? वो भी दो क्वेश्चन, एक क्वांटम मॉडल के ऊपर और एक बोर एटम के ऊपर। दो क्वेश्चन आए, जिसमें एक क्वेश्चन आया बोर मॉडल से और दूसरा आया ऑर्बिटल स्टेबिलिटी के ऊपर से। पर 2020 और 21 से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया। किससे बड़ी? स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। तो इसका मतलब है कि इस साल बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इसका क्वेश्चन आने के, बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि 2 साल से नहीं आया है तो तीसरा साल मिस करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आपको मेन टॉपिक तो पता लग गए इस चैप्टर के, तो उन पे आप क्या करेंगे? ध्यान देंगे। चले आगे। चलो अब स्टेट्स ऑफ मैटर देख लें। अब स्टेट्स ऑफ मैटर में देखो हुआ क्या, 2015 में अगर आप चेक करोगे तो एक क्वेश्चन आया कहां से? जो कि आया बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस से, ठीक है। दूसरा किसी और सेट में क्वेश्चन आया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से, और तीसरा आया आइडियल गैस इक्वेशन से। एक ही क्वेश्चन आया है पेपर में, पर 3 सेट्स में 3 डिफरेंट क्वेश्चंस आए हैं। और उनका मेन टॉपिक क्या था? उनके मेन टॉपिक्स थे ये। फिर अगले साल 2016 में आइडियल गैस इक्वेशन से एक क्वेश्चन आया, जो कि आपका मेन टॉपिक क्या था? आपका आइडियल गैस इक्वेशन था, और उस टाइम पे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन था। 2017 में बड़ी एक भी क्वेश्चन नहीं आया। 2017 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मैं थोड़ा सा छोटा हो जाऊं क्या, तो डाउन टू अर्थ आ जाऊं तो आपको दिखेगा, ठीक है। अब इसी समझ में आ रही है। फिर क्या है? बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेस से क्या है? बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेस से क्वेश्चन आया, जो कि रियल गैस इक्वेशन है, और वहां से 2 क्वेश्चन आए हैं उस साल। कितने क्वेश्चन आए हैं? 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब जब जैसे ही नीट को एनटीए ने कराना चालू किया, तो उस टाइम पे 2019 में एक क्वेश्चन आया है, 2020 में एक क्वेश्चन आया है, और 2021 में भी एक क्वेश्चन आया है। अब आप गौर करोगे तो एक रिपीटेटिव जगह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आया है। बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस से इस साल भी आया है, ठीक है, और पिछले साल भी आता रहा है। अगले साल आया है द गैसेस स्टेट और गैस लॉ से, और फिर आया है गैस लॉ और आइडियल इक्वेशन से। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही टाइप के क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं, और इस चैप्टर में मेनली आइडियल गैस और रियल गैस ही हमारी सबसे मेन चीज़ है, तो वहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अब आ जाए थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स भैया अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो थर्मोडाइनमिक्स में अगर आप गौर करोगे तो इसके बिना तो कोई क्वेश्चन पेपर बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है हर साल इससे एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। तो जब सीबीएसई कराया करती थी तो उस साल बड़ी 2015 में रिएक्शन एंथैल्पी से एक क्वेश्चन आया था। 2016 में देखोगे तो एक रिएक्शन एंथैल्पी से, स्पॉन्टेनिटी, गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब डिफरेंट सेट्स में डिफरेंट क्वेश्चंस आए हैं। 2017 में थर्मोडायनेमिक्स स्पॉन्टेनिटी से, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्वेश्चंस आए हुए हैं, और 2 क्वेश्चन आए हैं 2 डिफरेंट सेट्स में 2 डिफरेंट टॉपिक्स पे, ठीक है। 2018 में चलोगे तो स्पॉन्टेनिटी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एंथैल्पी रिएक्शन से एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप गौर करोगे तो ऑलमोस्ट हर साल
सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चंस पुट अप करते गए हैं। तो अब आपको ये पता लग गया होगा थर्मोडायनेमिक्स में कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब एनटीए आया तो एनटीए ने भी कुछ बहुत भारी चेंजेस नहीं किए। एनटीए ने भी क्वेश्चन कहाँ से दिया, स्पॉन्टेनिटी से, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज से और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। तो 2019 में जब पहली बार एनटीए ने पेपर कराया था बड़ी, तो उस साल उन्होंने 2 क्वेश्चन दिए हैं। किससे, इस वाले टॉपिक से, ठीक है, 2 क्वेश्चन, समझ रहे हो। 2020 में फिर से क्वेश्चन अगेन स्पॉन्टेनिटी, गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। फिर कितने क्वेश्चन आए हैं, 2। मतलब आप सोच लो एनटीए के का ये फेवरेट चैप्टर है और फेवरेट चैप्टर में ही बड़ी उनका ये टॉपिक बहुत ज़्यादा फेवरेट है। हर साल इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट ईयर उन्होंने बस एंट्रोपी और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन दिया है, जो कि हमारा एक क्वेश्चन आया था। तो लास्ट ईयर को चेंजेस कर दिए हैं, ठीक है। चलें आगे, चलिए। तो अब देखिए, अब वो कह रहा है इक्विलिब्रियम के बारे में। चलिए अब इक्विलिब्रियम के बारे में देख लेते हैं। तो अगर अब इक्विलिब्रियम को देख लें बड़ी, तो इक्विलिब्रियम में अगर आप गौर से देखोगे 2015 में क्वेश्चन आपके कहाँ से आए हैं, बफर सॉल्यूशन से बड़ी आया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट से आया है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, एसिड बेस एंड सॉल्ट से आया है, फैक्टर्स ऑफ एक्टिव इक्विलिब्रियम से आया है, रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी आया है। तो आप गौर करोगे इससे एक साल क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन आया है इस साल, ठीक है। पर आप अगर आप गौर करो बड़ी, तो अगले 3 साल सेम टॉपिक से क्वेश्चन आया है, चेक करो। सेम टॉपिक से अगले 3 साल भी क्वेश्चन आता रहा है और अगले 3 साल एक एक क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन आए हैं। मतलब टोटल 6 क्वेश्चन रख दिए 3 साल में। तो अब आप सब सोचते होगे ना कि सर आप क्यों करा रहे हो एनालिसिस, क्यों करा रहे हो, हैं कुछ काम धंधा नहीं है कि आपको जो एनालिसिस करा रहे हो। तो गौर से देखो, अगर 2018 के बच्चों ने 2017 और 16 को एनालिसिस की होती तो बेसिकली उनके 2 क्वेश्चन या 8 नंबर पक्के हो जाते। 2017 वालों ने 2016 और 15 की अगर एनालिसिस की होती तो उनके 2 क्वेश्चन पक्के हो जाते। ऐसे ही अगले साल हम बोल रहे होंगे 2023 वाले बच्चों से कि बच्चों अगर 2022 वालों बच्चों ने एनालिसिस की होती 2021 के पेपर की, जो कि हम अभी करा रहे हैं, तो उनके भी 2 क्वेश्चन पक्के हो जाते। पर नहीं, क्योंकि वो तो निकले बेवकूफ, उन्होंने की नहीं ढंग से, ठीक है, इसीलिए कर रहे हैं। चलो आ जाओ। अब वो क्या कह रहा है, 2019 में भी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट सेम टॉपिक, बफर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, एसिड बेस सॉल्ट से। जब से एनटीए ने पेपर चालू किया, एनटीए ने सेम टॉपिक से ही फिर से 2 क्वेश्चन दिए। मतलब इस चैप्टर से आपको ये पता लग गया होगा कि आपके सबसे इंपॉर्टेंट या मेन टॉपिक्स कौन से हैं। नेक्स्ट ईयर गौर करो, अगेन सेम टॉपिक्स एंड 2 क्वेश्चन फ्रॉम देयर। क्या बोलोगे भाई, हर साल। बस 2021 में थोड़ा चेंज हो गया, उन्होंने क्वेश्चन दिया है आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड बेस से, और उसके बाद जो हमारा रिलेशन होता है के ए एंड के बी के बीच से, उससे उन्होंने एक क्वेश्चन दिया लास्ट ईयर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऊपर वो जो हमारे टॉपिक्स हैं ये हमारे अब नहीं आएंगे, ये अभी भी इस चैप्टर के और एनटीए और सीबीएसई के मेन टॉपिक्स हुआ करते थे या फेवरेट टॉपिक्स हुआ करते हैं, जहां से क्वेश्चन आ सकता है अभी भी, ठीक है। तो चलो आओ, अब वो कह रहा है नेक्स्ट द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में देखते हैं, आ जाओ। देखो सॉलिड स्टेट में बड़ी 2015 में तो एक क्वेश्चन आया, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी से आया क्वेश्चन, बीसीसी सिस्टम से, ठीक है। पर एक क्वेश्चन वहां से आ गया, पर 2016 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 2017 में भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया। 2018 में कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट, अंटिल नहीं, ये आपका यूनिट है, ठीक है, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन से आपका क्वेश्चन आया, और इनपरफेक्शन इन सॉलिड से आया। कितना क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आपका वहां से आ गया, एक क्वेश्चन आ गया वहां से। तो आपका ये पूरा हिसाब किताब बैठ गया सही कि सॉलिड स्टेट में आपको पता लग गया कहां से सीबीएसई ने क्वेश्चन दिए। पर जब एनटीए आया तो आप गौर से देखोगे कि सीबीएसई ने तब भी 2 साल कोई क्वेश्चन नहीं दिया था, पर एनटीए में आप किसी भी साल देख लो तो आपको एक चीज रियलाइज हो जाएगी कि सीबीएसई बहुत इरेगुलर पैटर्न से पेपर बनाती थी। किसी साल किसी चैप्टर से 3 क्वेश्चन दे दिए, किसी साल किसी चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं दिया।
इस तरीके का सीबीएसई का रूटीन चलता था। पर आप ये देखोगे कि जब से एनटीए आया है, एनटीए ने हर साल किसी ना किसी तरीके से हर चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर दिया है। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो उन्होंने छोड़ा हो। तो क्वेश्चन हर चैप्टर से आएगा, ये पक्का है। पर हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक कहां से है, जहां सबसे ज्यादा नंबर परसेंटेज चांसेस हैं क्वेश्चन आने के। ठीक है, तो अब देखो 2019 में इन्होंने दिया क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन। नेक्स्ट अगेन बड़ी फिर सेम टॉपिक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर से फिर उन्होंने एक क्वेश्चन दिया जो कि रिलेशन के बिटवीन ए एंड आर के ऊपर था। फिर 2021 में उन्होंने दिया क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड क्यूबिक सिस्टम से उन्होंने 2 क्वेश्चन दिए, मतलब अलग अलग सेट्स में 2 क्वेश्चन उन्होंने आपको दे दिए। तो अब आपको यहां से भी समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं। पक्का समझ में आ गया सॉलिड स्टेट का? ठीक है, चलो आ जाओ, अब चलते हैं सॉल्यूशन में। किस में चलते हैं? सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन के लिए बड़ी आपको पता है कौन सा चैप्टर आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बता दिया मैंने, आपको मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक तरह का एक्सटेंशन है या एप्लीकेशंस हैं मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर के ही। तो सॉल्यूशन अगर आप देखोगे बड़ी 2015 में जब सीबीएसई पेपर कराया करती थी, तब एबनॉर्मल मोलर मास, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास से क्वेश्चन आया था। ठीक है, और अभी मैं आपको कुछ दिनों में आइडियल एंड नॉन आइडियल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका पूरा एक कॉन्सेप्चुअल लेक्चर भी बनाऊंगा। ठीक है, अब देखो वहां से एक क्वेश्चन आया था नेक्स्ट ईयर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास से क्वेश्चन आया। तो ऑलमोस्ट ये सारे टॉपिक ऑलरेडी ऊपर 2015 में भी इंक्लूड है, यहाँ से क्वेश्चन आया था। और इस साल क्वेश्चन बढ़ गए, 2 क्वेश्चन कर दिया, इसीलिए मैं कहता हूँ सीबीएसई बहुत इरेगुलर थी। नेक्स्ट ईयर सेम, देखो सेम टॉपिक्स और 3 क्वेश्चन यहाँ से आए। मतलब सोचो सीबीएसई हर साल क्या बढ़ाती चली गई, क्वेश्चन बढ़ाती चली गई। 2018 में इसने एक बहुत रैंडम क्वेश्चन डाला था जो कि टेक्निकली बोले तो चैप्टर का नहीं था, बस चैप्टर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट या नॉर्मल नॉलेज लगनी थी। वहां से एक क्वेश्चन आया था 2018 में, तो हमने उसको टॉपिक नहीं लिखा, बस ये लिखा एक क्वेश्चन आया था, फालतू सा क्वेश्चन था। बस जब से बड़ी एनटीए ने कराया है तो कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। बेसिकली देखो सीबीएसई से एनटीए आ गए, टीचर ऑलमोस्ट वही, पेपर बनाने तरीका वही। तुम देखो 2019 में भी उन्होंने सेम आइडियल नॉन आइडियल से बनाया, वेपर प्रेशर से बनाया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से बनाया, मोलर मास से बनाया, और एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म आ गया, और इन सबसे मिलके एक क्वेश्चन आपका बना। फिर नेक्स्ट ईयर देखो आइडियल एंड नॉन आइडियल और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और ये दोनों टॉपिक पिछले साल में भी इंक्लूड थे, यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे। फिर अगर आप देखोगे सेम वेपर प्रेशर, लॉ ऑफ सॉल्यूशन, आइडियल नॉन आइडियल, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, तो इससे क्या हुआ लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया। तो अगर आप देख रहे होगे तो आप बार बार रियलाइज कर रहे होगे बड़ी कि हर साल आपका सेम पैटर्न और सेम टॉपिक ही रिपीट होते हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, बस आप एनालाइज नहीं करते हो। और इसमें आपकी गलती नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप चीज़ों को इतना डेप्थ में जाके एनालाइज कर लो, इतना हम कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये मोर देन स्टडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आ गया हमारा यहां, तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बड़ी क्वेश्चन कहां से आया। देखो अगर जब सीबीएसई पेपर कराती थी तो 2015 में क्वेश्चन आता था कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, बैटरीज, फ्यूल सेल, कोरोजन, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ही कवर हो गया था हमारा जब सीबीएसई कराती थी। ठीक है, तो हमारा पूरा चैप्टर ही उन्होंने कवर कर लिया, तो वहां से एक क्वेश्चन आया था। ठीक, नेक्स्ट ईयर 2016 में देखो क्वेश्चन कहां से आया बड़ी, 2 क्वेश्चन आया आपका नस्ट इक्वेशन से, बैटरी और कोरोजन और फ्यूल सेल से। तो आप देखो उससे एक क्वेश्चन आया। सेम नेक्स्ट ईयर फिर रिपीट हो गया, नस्ट इक्वेशन और इलेक्ट्रोलिटिक सेल से फिर क्वेश्चन आया, पर इस बार 2 क्वेश्चन आए। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर आप देखोगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल और नस्ट इक्वेशन से फिर एक क्वेश्चन आया। मतलब आप देखोगे कि लास्ट 3 साल से तो लगातार आपका जो क्वेश्चन है वो कहां से आता जा रहा है, वो क्वेश्चन आपका नस्ट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल से आता जा रहा था जब सीबीएसई पेपर आती थी, मतलब 2016, 17 और 18 में। सही है, जैसे ही आपका इंट्रोडक्शन हुआ किसका, एनटीए का, जैसे ही आपका इंट्रोडक्शन हुआ एनटीए का, एनटीए ने 2019 में
गौर से देखो, सेम वही पैटर्न फॉलो किया जो पैटर्न आपका सीबीएसई फॉलो करती थी, और आपका नस्ट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस से ही क्वेश्चन कितने आए आपके, 2 क्वेश्चन आए। सही है। फिर आप नेक्स्ट ईयर जाओगे तो आप गौर करोगे, आपको हंसी आ जाएगी। 2020 में अगेन नस्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस से ही फिर 2 क्वेश्चन आए। मतलब आप समझ रहे हो। अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो चीजों को कि हम क्यों बोलते हैं PYQ इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, तो ये वजह है। इसके बाद अगर आप लास्ट ईयर देखोगे तो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलिसिस से एक क्वेश्चन आया, पर जो ये टॉपिक है ये अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो इस साल भी इससे ही 99% चांसेस हैं आपका क्वेश्चन आएगा। बोलो सबको समझ में आया। चलें आगे। अब आते हैं अपने अगले चैप्टर पे जो कि है हमारा बड़ी केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में आप देखोगे 2015 में क्वेश्चन कहाँ से आया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन से, रेट ऑफ रिएक्शन कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन से आया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन से, मतलब नेक्स्ट ईयर मतलब उसी जो उसका मेन टॉपिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन से एक क्वेश्चन आया। नेक्स्ट ईयर आओगे 2016 में बड़ी सेम देखो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, टेम्परेचर डिपेंडेंस और रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब सेम इसी से फिर क्वेश्चन आए पर क्वांटिटी बढ़ गई 2। चेक करो तो जो सेम यहां पे है डिट्टो सेम 2017 में ही बड़ी यहीं से आया 2 क्वेश्चन। अगर आप चेक करो तो 2018 में आपका आया है इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ, ये रेयर नहीं है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन आया। तो इस साल थोड़ा चीजें चेंज हो गई, पर अगले साल सीबीएसई चेंज हो गया, पेपर बनाना चालू कर दिया किसने, आपके एनटीए ने। और एनटीए ने जब पेपर बनाया तो कुछ अंतर नहीं आया, सेम सीबीएसई का ही पैटर्न फॉलो किया बड़ी, क्योंकि 2019 में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और रेट ऑफ रिएक्शन से 2 क्वेश्चन आए। सही है। 2020 में अगेन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन लिखना भूल गए हम, रिएक्शन से क्या आया बड़ी, एक क्वेश्चन आपका वहां से आया। मतलब देखो ऑलमोस्ट सब सेम चल रहा है जो रिपीट हो रहा है। लास्ट ईयर आया है थ्योरीज ऑफ रिएक्शन और रेट इक्वेशन, बात वही है, रेट इक्वेशन ही वाली बात है। उससे क्या आया आपका एक क्वेश्चन आया। मतलब अगेन आपको इस चैप्टर से पता लग गए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। अगर आपको ये चैप्टर बहुत जल्दी निपटाना है तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को तो कृपया करके सबसे पहले निपटा लें, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हमने ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। अब सीए चलते हैं सरफेस केमिस्ट्री में। सरफेस केमिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन आया, देखो 2015 में बड़ी आया है कोलॉइड एंड देयर क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन, 2016 में आया है एड्जॉर्प्शन कोलाइड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन, 2017 में आया है कैटालिसिस कोलाइड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन, 2018 में आया है कोलाइड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन। ठीक है। इन सबसे आपके क्वेश्चन आए हैं, और इनमें भी जो मेन टॉपिक हैं वो है हार्डी-सैंडर्स रूल, प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट, टिंडर इफेक्ट, इन सबसे क्वेश्चन आया। ठीक है। पर जब एनटीए आया तो आप गौर करो, इनके लिए कोलाइडल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया सरफेस केमिस्ट्री का। इन्होंने धज्जियां उड़ा दी बाकी टॉपिक्स से। आप चेक करो क्यों मैं बोल रहा हूं कोलाइडल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। 2019 में कोलाइड से क्वेश्चन आया एक, 2020 में अगेन किससे क्वेश्चन आया, कोलाइड से आया, 2021 में अगेन कोलाइड से क्वेश्चन आया। मतलब आप समझ रहे हो, इनके लिए कोलाइडल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। तो अगर आप सरफेस केमिस्ट्री चालू करने जा रहे हो तो सबसे पहले कोलाइड को पढ़ना और बहुत अच्छे से पढ़ना और उसके सारे क्वेश्चन लगा लेना आपके लिए क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब चलते हैं अपन रिडॉक्स रिएक्शन पे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है किसका, फिजिकल केमिस्ट्री का। तो आ जाओ रिडॉक्स रिएक्शंस पे। तो आप देखोगे सीबीएसई रिडॉक्स रिएक्शन को बिल्कुल वो नहीं, भाव ही नहीं देती थी, कहती थी भाड़ में जाओ, हम तुमको भाव ही नहीं देंगे। ठीक है, भाव ही नहीं देंगे। कैसे, जैसे तुम्हारा क्रश तुमको भाव नहीं देता है, बिल्कुल तुम उसके सामने निकल जाते हो, तुम्हें देखती भी नहीं है, सेम वैसे ही सीबीएसई ने कभी रिडॉक्स को भाव नहीं दिया। 2015 सन्नाटा, 2016 सन्नाटा, 2017 सन्नाटा। एक बार ऐसे आपका क्रश आप पे नजर मार देता है, आप खुश हो जाते हो। वैसे ही सीबीएसई ने भी एक बार रिडॉक्स के ऊपर लहराते हुए एक नज़र मार दी, और एक क्वेश्चन आ गया किससे, ऑक्सीडेशन नंबर एंड बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन से। मतलब जो कि बैलेंसिंग वाला हम पढ़ते हैं, 2 तरह की बैलेंसिंग पढ़ते हैं, उनसे एक क्वेश्चन उन्होंने निकाल के आपको दे दिया। पर गौर करने की बात है, एनटीए था सच्चा प्यार रिडॉक्स का, एनटीए क्रश नहीं था, एनटीए सच्चा प्यार था जो कि रिडॉक्स के साथ हमेशा रहा।
और एनटीए के आते ही 2019 में एक क्वेश्चन आया टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में, जिसमें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन से आपका क्वेश्चन आया एक। अगले साल फिर 2020 में ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन आया और वो क्वेश्चन कितना था, अगेन एक। और फिर नेक्स्ट ईयर आपका देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से और बैलेंसिंग से क्वेश्चन आया और क्वेश्चन कितना था, एक। तो आपके लिए ये 3 टॉपिक बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट हो गए हैं रिडॉक्स में। तो यहां से जो हमारा एनटीए था उसने एक चीज प्रूफ कर दी बड़ी, क्या, कि पेपर में हम आपको हर चैप्टर से एक क्वेश्चन देंगे। तो चैप्टर आपको कोई छोड़ के नहीं जाने देंगे। ऐसे सीबीएसई कहता था कि रिडॉक्स मत पढ़ो, छोड़ दो, तो वो चीज अब यहां पे नहीं होगी, पढ़ना सब पड़ेगा ही आपको। और पेपर की प्रैक्टिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बिना पेपर के पेपर एनालिसिस करने का फायदा क्या है। तो पेपर एनालिसिस कर रहे हो तो पेपर देना भी चालू कर दो। तो हमारा जो अभी आपका बस 1-2 दिन और रह गए हैं, किसके लिए, आपके 299 वाले अनअकैडमी क्रैश कोर्स प्लस पेपर सीरीज का जो मिल रहा है ये वाला, जिसमें आपको इस समय 20% ऑफ मिल रहा है। 299 वाला भी आपका 239 का हो गया है, वो चल रहा है, जाके ले लो और काम खत्म करो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो आनंद मनी 001, क्योंकि अगर ये चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर रहे हो, ठीक है। तो आप आज हमको बताओगे बडी कि आपको कैसा लगा हमारा एनालिसिस और क्या आपको ऐसा ही एनालिसिस इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए चाहिए। देखो, अगर आपने कमेंट्स में नहीं बताया कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए तो मैं क्यों मेहनत करूंगा, मुझे बहुत मेहनत लगी है ये करने में, तो मैं क्यों मेहनत करूंगा, तो मैं करूंगा ही नहीं। तो आज कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको भाई चाहिए है तो मैं करूंगा, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। और अगर सर की ये मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक मार देना, कमेंट्स में थोड़ा प्यार दिखा देना, और चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए बडी टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड, पेपर सॉल्व करते रहो, एनालाइज करते रहो पेपर को, अपनी मिस्टेक्स नोट करते रहो। एंड गाइस लव यू ऑल, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय।